गरीब माँ मैजिकल रोटी मशीन। सीतापुर नाम के गांव में शारदा नाम की औरत रहती थी। उसके पति के देहांत के बाद वो अपनी बेटी सोनी को पालने के लिए कूली का काम करती थी। जिस गांव में भी उसको मजदूरी का काम मिलता, अपनी बेटी को लेकर उस गांव में चली जाती। एक दिन एक गांव में काम खत्म करके शाम को अपने गांव जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें भूख लगी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और अपने साथ लाए हुए रोटी के पोटली को खोलने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाए हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अरे माँ जी, आओ ना, हमारे साथ मिलकर खाओ। कहकर उस बूढ़ी औरत को भी 2 रोटी दी। वो बूढ़ी औरत उन दोनों रोटी को एक साथ निगल गई। मुझे और भूख लगी है। तब शारदा ने अपने हिस्से के 2 रोटी उसे दे दिए। उस औरत ने वो 2 रोटियां भी फटाफट खा लिए। दादी जी, लगता है आपको बहुत भूख लगी है। ये लो, मेरे हिस्से की 2 रोटी भी खा लो। कहकर उसे रोटी दे दिया। उस बुढ़िया ने वो 2 रोटी भी खा लिए। क्या अब तुम्हारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है? देखिए माँ जी, हम अपने गांव जा रहे हैं। रास्ते में खाने के लिए ये 6 रोटी ले आए। इस वक्त हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है। एक काम करो, आप भी हमारे साथ चलो। हर रोज तुम्हें जितनी रोटियां चाहिए होंगे खिलाएंगे। सोच समझ कर जबान देना। क्या तुम सचमुच मुझे जितनी रोटियां चाहिए उतना खिला सकोगे? अपने जबान से मुकरना नहीं। मैं जबान देती हूँ माँ, हर रोज आप जितनी रोटियां खाओगे उतना मैं आपको खिलाऊंगी। तभी वो बुढ़िया जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। उसने तुरंत एक राक्षस का रूप धारण कर लिया। शारदा और सोनी उस राक्षस को देख के डर गए, लेकिन शारदा ने फिर भी हिम्मत जुटाकर, मैंने तुमसे वादा किया था, जब तक मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए रोटियां बनाकर यही लाकर खिलाऊंगी। जिस दिन तुम्हें रोटियां ना खिला पाए उस दिन मेरी बेटी और मैं अपने आप को तुम्हें सौंप देंगे। राक्षस मान गई। शारदा और सोनी अपने गांव लौट गए। सोनी शारदा से, अरे वाह माँ, तुमने उस राक्षस से अपने आप को बड़ी खूबी से बचा लिया। उसने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया और हमें छोड़ दिया, वरना वो हमें खा जाती। मैंने झूठ नहीं बोला था बेटे, मैंने सचमुच उसे जबान दी है। चाहे जितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, जो जबान दिया है उसे हमें निभाना ही होगा। सोनी ने ठीक है कहा। इस तरह शारदा रोटी बनाने लगी। सोनी ने उन रोटियों को एक बड़े से टोकरे में सजाया। दोनों उस टोकरी को उठाकर जंगल ले गए। अरे वाह, क्या खुशबू है। कहाँ है मेरी रोटियां? लाओ मुझे दो। कहकर उस टोकरी के सारे रोटियां खा गई। हर रोज मुझे ऐसे ही रोटियां लाकर दो, वरना मैं तुम दोनों को यूं ही खा जाऊंगी। अब जाओ जाओ। यूं शारदा और सोनी हर रोज रोटियां बनाकर टोकरियां भरकर उस राक्षस को ले जाकर देने लगे। यूं कुछ समय बीत गया। एक दिन सोनी शारदा से, माँ, आज रोटी बनाने के लिए अपने पास थोड़ा सा भी आटा नहीं है। पैसे भी सारे खत्म हो गए माँ, अब हम क्या करें? अब क्या करे बेटा, हमने जबान दिया है, इसलिए हम दोनों जाते हैं उसका आहार बनकर। तभी वो राक्षस एक बुढ़िया के रूप में उनके पास आई। उसे देखकर शारदा, आओ माँ जी आओ, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। इतने दिन हमने मेहनत करके तुम्हारी भूख मिटाई है, पर अब हमारे पास पैसे बिल्कुल खत्म हुए हैं। तुमने हमें जंगल तक आने के तकलीफ से भी बचाया है, अब तुम हमें आराम से खा लो। तभी वो बुढ़िया एक परी के रूप में बदल गई। वे दोनों हैरान हो गए। वो परी शारदा और सोनी से, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली। जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा था, तब तुम दोनों मुझे जंगल में न केवल मुझे 2 रोटी दी, पर अपने हिस्से का भी रोटी मुझे दिया। तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी मैं, इसलिए राक्षस की तरह बदल गई। तुम दोनों ने एक दिन भी मुझे नहीं कोसा। तुम दोनों अपने जुबान के पक्के रहे और मुझे हर रोज रोटी खिलाते रहे। तुम जैसे नेक इंसानों को मैंने आज तक नहीं देखा। कहकर अपने हाथ को हवा में घुमाया। तभी वहाँ सोने, हीरे और पैसों का ढेर लग गया। अब तुम अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सकते हो। अब तुम दोनों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। कहकर अपने हाथ को फिर से एक बार हवा में घुमाया। वहाँ
एक रोटी तैयार करने वाली मशीन प्रकट हुई। तुम इस मशीन को जैसे ही दबाओगे तब अक्षय पात्र की तरह इसमें से रोटियां निकलती ही जाएंगी। इसके अंदर आटा डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों उन रोटियों को गरीबों में बांटकर उनका भूख मिटाओ। कहकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन से शारदा उस रोटी मशीन से रोटी निकालने लगी। सोनी एक बड़े से टोकरे में उन्हें सजाने लगी। दोनों मिलकर गरीबों में वो रोटी बांटने लगे। उन पैसों से शारदा और सोनी ने एक बहुत बढ़िया घर बनाया और उसमें रहने लगे और उस रोटी मशीन से रोटियां बनाकर गरीबों में बांटते हुए खुशी खुशी अपना जिंदगी बसर करने लगे। ट्रेन रेस्क्यू ट्रैक्टर बफेलो। मिर्जापुर नाम के गांव में बिरजू नाम का लड़का स्कूल में पढ़ता था। उस गांव में एक भैंस घूमती रहती थी। उस भैंस का नाम था बुलबुल। लोग उसे प्यार से केले खिलाते थे। वो स्कूल के पास जाती तो बिरजू और बाकी बच्चे भी उसे कई किस्म के फल खिलाते थे। बच्चे उस पर चढ़कर खेलते रहते थे। बच्चों को बुलबुल से बहुत प्यार था। उस एरिया में काले नाम का एक चोर रहता था। वो गांव-गांव जाकर वहां घूम रहे भैंसों को, खासकर बूढ़े भैंसों को, अपने ट्रैक्टर में चढ़ाकर उन्हें चोरी करके लेके जाता था। उन्हें कसाई को बेचकर पैसे कमाता था। बिज्जू के पिताजी का एक पंचर के दुकान था। वो हर रोज अपने दुकान के सामने सड़क पर एक कील की पट्टी को फेंक देता था। उन पर चढ़कर बाइक और स्कूटर के टायर पंचर हो जाते थे। उन्हें पंचर ठीक करके पैसे कमाता था। एक दिन बिज्जू साइकिल पर स्कूल जा रहा था कि उसे पिताजी का फेंका हुआ वो कीलों का पट्टी दिखाई दिया। थक, मेरे पिताजी इतना घटिया है, मैं नहीं जानता था। इन्हें सबक सिखाना होगा। यूं सोचकर उसने जानबूझकर अपने साइकिल को उस कील के ऊपर चढ़ाया। साइकिल पंचर हुआ तो वो दुकान पर आकर, पिताजी, किसी कमीना, कुत्ता, गधा, कम्बक, बेवकूफ, पागल, पाजी, दगाबाज चोर ने इस कील को सड़क पर फेंका है। उसके कारण मेरे साइकिल पंक्चर हो गया पिताजी। पता नहीं वो कमीना कौन है, पर वो कुत्ते का मौत मरेगा। अरे बेटा, इतने गाली मत दो, वो बेचारा कोई गलती से फेंक गया होगा। वैसे तुम इस तरफ क्यों आए? तुम्हें साइकिल देख के चलाना चाहिए था ना। तुम दूसरे सड़क से जा सकते थे ना स्कूल। पिताजी, ये नाटक छोड़ दो। उस कील के पट्टी को फेंकने वाले तुम ही हो। मैंने देखा। पैसों के लिए ऐसे नीच काम करना गलत है पिताजी। सारे गांव में सीसी कैमरा है। ये सोचना कि मुझे कोई देख नहीं रहा, ये गलत है पिताजी। ये मूर्खता होगी पिताजी। लोगों को पता चल गया तो अपनी इज्जत जाएगी। अगर आप चाहो तो मैं स्कूल के बाद कोई काम ढूंढ लूंगा पिताजी, पर यूँ पैसे कमाना मुझे अच्छा नहीं लगता पिताजी। ऐसे पाप की कमाई हमें जरूरत नहीं है पिताजी, प्लीज। कहकर हाथ जोड़ा। ये बात सुनकर उसके पिताजी में काफी बदलाव आया। शाबाश बेटा, अगर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी नसीहत दी होती तो मैं ऐसा नहीं होता बेटा। अब से मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूंगा बेटा। ईमानदारी से और मेहनत से काम करूंगा। अब से उन कीलों की पट्टी की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसे ले जाकर कहीं गाँव के बाहर फेंक दो। तो बिज्जू उस पट्टी को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। गांव में एक जगह वो ट्रैक्टर खड़ा था। उस ट्रैक्टर से एक फट्टे को जमीन तक बिछाकर काले ट्रैक्टर के ऊपर केले लेकर खड़ा था। काले बुलबुल को देखकर आ आ आ आ आ कहकर केले दिखा रहा था। बेचारी बुलबुल केले के लिए उस फट्टे पर चढ़कर ट्रैक्टर पर जाकर खड़ी हुई। काले उसे केले खिलाकर, शाबाश, तुम काफी तंदुरुस्त हो, अच्छा दाम मिलेगा। तुम्हें तुरंत ले जाकर कसाई को बेचना होगा। यहाँ ज्यादा देर रहे तो परेशानी है। इतने में दो बच्चे और एक बूढ़े वहाँ से गुजर रहे थे और उसे देखकर रुक गए। अरे तुम हो कौन? वो हमारी गांव की भैंस है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? ए, चुपचाप जाओ यहाँ से। ये मेरी भैंस है, मेरी मर्जी। तुम टोकने वाले कौन हो? ए, वो बुलबुल है, हमें धोखा देना चाहते हो? चुपचाप उसे उतारो। ये हमारी बुलबुल है, उसे छोड़ दो। बेटा, बच्चे सच कह रहे हैं। वो तुम्हारी भैंस नहीं है। लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। प्यार से समझाने से समझ में नहीं आता।
कहकर लाठी देकर बूढ़े के सर पर मारा। बेचारा बूढ़ा नीचे गिर गया। वो ट्रैक्टर लेकर तेजी से जाने लगा। तब उस बच्चे ने बीजू को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। ओके ओके, तुम लोग तुरंत जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाओ। कहकर फोन काटा तो उसने देखा कि दूर से ट्रैक्टर उसकी ओर आ रही थी। जैसे ही वो ट्रैक्टर उसके पास आ रहा था तो उसने अपने हाथ में रखे उस कीलों की पट्टी को सड़क पर फेंका। उस पर चढ़कर ट्रैक्टर चला गया। वो ट्रैक्टर कुछ दूर जाकर रेल की पटरी पर रुक गई। काले ने उतरकर देखा और हे भगवान, ये तो पंक्चर हो गया, अब मैं क्या करूं? यूं सोचने लगा। तभी उसने देखा दूर से रेलगाड़ी आ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने उसे दूर से देखकर सीटी बजाई। तभी बिज्जू और बाकी बच्चे वहां पहुंचे। काले ट्रैक्टर को धकेलते हुए, हे भगवान, ये भैंस मरी तो मरी, मुझे क्या, मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया तो बस बहुत मुसीबत हो जाएगी, कहकर धकेलने की कोशिश करने लगा। सब बच्चे आए और ट्रैक्टर के पीछे खड़े हो गए। डियर फ्रेंड्स, अब बुलबुल को बचाने का समय आ गया है। एकता में शक्ति है, ऐसा कहा है ना लोगों ने। तो हम लोग अलग अलग धकेलेंगे तो इस ट्रैक्टर को धक्का नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सब मिलके इसे धक्का देते हैं और साबित करते हैं कि एकता में बल है। कम ऑन, अपने बुलबुल की रक्षा करते हैं। बस बच्चों ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया। उसको धक्का देते हुए दम लगाकर हैसा, दम लगाकर हैसा कहकर उसे धक्का देने लगे। बस ट्रैक्टर पटरी से हट गई और रेल का वहां से गुजरना सब एक साथ हो गया। बाद में गांव वाले आकर बुलबुल को ट्रैक्टर से नीचे उतारा। पुलिस भी वहां पहुंच गई। काले को पकड़कर खूब मारा। क्यों रे कमीने, बेजुबान जानवर को बेचकर पैसे कमाते हो? इससे तो अच्छा ये था कि तुम रेल के नीचे आकर मर जाते, कमीने, कहकर उसे बहुत मारने लगा। बाप रे, मुझे ना मारे सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। आज इन बच्चों ने सिर्फ बुलबुल को नहीं, मेरे ट्रैक्टर को भी बचाया सर। यही मेरी कमाई है सर। आज से मैं कोई अच्छा काम करके ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा सर, मेरा यकीन कीजिए सर, कहकर विनती करने लगा। उस दिन से बिज्जू और उसके दोस्त बुलबुल के पीठ पर बैठकर आराम से घूमने लगे।